नेक्स्ट चैप्टर फॉर +2 केमिस्ट्री इज मेटलर्जी, या फिर आप कह सकते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर का नाम है अकॉर्डिंग टू NCERT, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। यानी कि हमने जो एलिमेंट हैं उसकी एक्सट्रैक्शन करनी। देखिए क्या होता है कि एलिमेंट की हम बात करें तो एलिमेंट हमारे पास 3 स्टेट में है या 3 पार्ट में एलिमेंट को क्लासिफाई किया गया है। आप सभी जानते हैं, आपने पढ़ा ही हुआ है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स, राइट। तो इस चैप्टर में या अभी आपको जो टॉपिक है वो सिर्फ मेटल की एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड है। मेटल 2 स्टेट में पाए जाते हैं, एक होता है फ्री स्टेट और दूसरा होता है कंबाइन स्टेट। फ्री स्टेट की हम बात करें, फ्री स्टेट का मतलब जहाँ पर आपको एज सच मिल जाए, मतलब उसको जैसे फॉर एग्जांपल हम गोल्ड यूज़ करते हैं या सिल्वर है, प्लैटिनम है, जो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं, जो बहुत ज़्यादा लीस्ट रिएक्टिव हैं, वो क्या होता है यूनिवर्स में एज सच मिलते हैं। मतलब माइनिंग होती है, उनकी माइनिंग होती है, उनकी भी माइंस होती हैं, लेकिन होता क्या है कि उनकी में बहुत इम्प्योरिटीज़ नहीं होती, हल्का सा डस्ट, ये सब चीज़ें होती हैं, उनको मतलब सिर्फ वॉश वगैरह करके हम यूज़ कर सकते हैं, रिफाइनिंग की ज़रूरत नहीं होती है ऐसे मेटल्स की, ठीक है। तो उन्हें हम कहते हैं फ्री स्टेट और नेटिव स्टेट कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट विच आर लीस्ट रिएक्टिव एंड हैव लिटिल और नो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, मॉइस्चर एंड अदर केमिकल रिएजेंट अकर इन फ्री और नेटिव स्टेट। जैसे मैंने कहा आपसे, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, दे आर फाउंड इन नेटिव स्टेट। जबकि सेकेंड टाइप जो है वो है कंबाइन स्टेट। कंबाइन स्टेट का मतलब होता है कि जहाँ पर एलिमेंट विच आर केमिकली रिएक्टिव और रेडियली अफेक्टेड बाय ऑक्सीजन, मॉइस्चर, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड दे अकर इन द कंबाइन फॉर्म और कंपाउंड की फॉर्म में होते हैं। वहाँ पे हमें जो है मिनरल्स मिलते हैं, मतलब जो मिनरल्स हैं उनसे हम एलिमेंट को सेपरेट करते हैं। डिटेल में डिस्कस करना है इसके बारे में, इन्हीं को हमने इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो कंबाइन स्टेट में जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिया है, एक है जिंक ब्लेंड ZnS, ठीक है, जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड की ओर है। कोरंडम है Al2O3, एक्चुअली बॉक्साइड ओर होती है एल्युमिनियम की, और उसमें लेकिन वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी प्रेजेंट होते हैं। कोरंडम जो है ये कहते हैं जब उसमें वाटर ना हो, Al2O3, इसको कोरंडम कहते हैं। उसके बाद आपका रॉक सॉल्ट है, जैसे NaCl हो गया, ठीक है। तो रॉक सॉल्ट जो है इसमें जैसे NaCl, मतलब अलग अलग तरह से बहुत सारे मिनरल्स के हम बात करेंगे, बहुत सारे उसकी हम डिस्कशन करेंगे क्या होता है। तो ये है बेटा बेसिक नेटिव और कंबाइंड स्टेट कहलाता है, ठीक है। अच्छा, अब जो हमारा जो अर्थ है इसमें बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने एलिमेंट प्रेजेंट हैं? 118 एलिमेंट्स हैं जिनको हमने पीरियोडिक टेबल में देखा है, 118। आउट ऑफ दीज 118 देयर आर 10 एलिमेंट्स विच फॉर्म 99% मास ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर। जैसे इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है वो है ऑक्सीजन, 49.5% की उसमें प्रेजेंट होता है। सेकेंड है सिलिकन, 25.7%, एक्चुअली सिलिकन जो है सिलिकन ऑक्साइड की फॉर्म में जो ये मिट्टी जिसे हम कहते हैं। देन एल्युमिनियम 7.5%। अच्छा, आउट ऑफ ऑल मेटल्स एल्युमिनियम जो है ये सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट है, इसलिए एल्युमिनियम बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी होता है और मतलब कॉस्ट वाइज कम होता है। जैसे आपने देखा होगा हम घरों में जो यूज़ करते हैं सारे बर्तन वगैरह, वो सारे किसके, एल्युमिनियम के होते हैं ज़्यादातर, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो मतलब नॉन मेटल्स में सबसे ज़्यादा कौन सा मिलता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन वैसे भी ओवरऑल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, 49.5%। एंड मेटल वाइज बात करें तो सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम है, ठीक है। तो मैंने आपसे क्या कहा, आउट ऑफ दीज 118 एलिमेंट विच आर इन पीरियोडिक टेबल, उसमें से 10 हैं जो टोटल 99% जो है मास ऑफ अर्थ क्रस्ट, ओशन एंड एटमॉस्फेयर फॉर्म करते हैं।
जैसे ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन हो गया, थर्ड पे एल्युमिनियम था, फोर्थ पे आयरन है जिसकी 4.7% होती है, देन कैल्शियम है, सोडियम है, फिर पोटेशियम है, देन मैग्नीशियम है, देन हाइड्रोजन एंड नेक्स्ट इज टाइटेनियम। तो ये 10 एलिमेंट हैं जो सारी अर्थ क्रस्ट फॉर्म करते हैं, जो प्रेजेंट हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद मतलब यूनिवर्स में अलग अलग फॉर्म में, ये नेटिव स्टेट में, कंबाइंड स्टेट में, अलग अलग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं एलिमेंट। अब एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो एलिमेंट्स यहाँ पर जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन द फूड्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। आयरन प्रेजेंट इन हेमोग्लोबिन, पता ही आपको, एज अ रेड पिगमेंट ऑफ ब्लड सेल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल जो होता है प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के थ्रू, जिसमें प्लांट अपनी एनर्जी फॉर्म करते हैं, वो होता है। जिंक प्रेजेंट होता है। आइज़, जो आपके बहुत सारे एनिमल्स की आइज़ में होता है। मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर प्रेजेंट होता है क्लोरोप्लेट्स में। कैल्शियम एंड फॉस्फोरस प्रेजेंट होता है टीथ में, बोन्स में ऑफ एनिमल्स। तो इस तरह से एलिमेंट्स बहुत सारे लिविंग जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग सिस्टम्स हैं, उनमें भी काफ़ी सारे एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, तो ये एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, हमने इनकी एक्सट्रैक्शन करनी है, हमने इनका यूज़ कैसे होता है वो देखना है, किस तरह से एक्सट्रैक्शन की जाती है। तो अब अगर हम बात करें कि अकरेंस ऑफ मेटल, ठीक है, जैसे मेटल, जैसे मैंने आपसे कहा कंबाइन स्टेट में, कंबाइन स्टेट में जो मेटल्स होते हैं, कंबाइन स्टेट में जो मेटल्स होते हैं, वो कंबाइन स्टेट बेटा इन द फॉर्म, जैसे अगर आप मान लो फॉर एग्जांपल जहाँ भी आप रहते हो वहाँ की आप अगर मिट्टी खोदो तो उस मिट्टी में भी कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा, कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा। बट ये है कि अगर उस एलिमेंट मिट्टी में से आप एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन करना चाहें तो उस केस में क्या होगा, वो मिट्टी वो एलिमेंट आपको यूज़फुल नहीं रहेगा, इतना ज़्यादा कॉस्ट पड़ जाएगी उसकी कि आपके लिए वो यूज़फुल नहीं रह जाएगा। इसलिए हम हर जगह की मिट्टी से एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इनको जो है ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक होते हैं मिनरल्स। ठीक है, अब ये मिनरल क्या होती है? मिनरल का मतलब होता है कि जो नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल अकर इन नेटिव स्टेट और कंबाइन स्टेट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल्स। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा कि कहीं पर मिट्टी उठा लें उसमें कोई ना कोई एलिमेंट प्रेजेंट होगा तो मिनरल्स हैं। ठीक है ना, तो जिसमें भी कोई एलिमेंट आइदर इन कंबाइन स्टेट और इन फ्री स्टेट प्रेजेंट हो उसे क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं। ठीक है, तो क्या है, द नेचुरल सब्सटेंस इन विच मेटल अकर इन द नेटिव स्टेट और कंबाइन स्टेट इन द अर्थ आर कॉल्ड मिनरल। ठीक है, जैसे मैंने आपसे कहा मिनरल कहीं की भी मिट्टी आप उठा लें वो मिनरल है, बट हम उससे एलिमेंट तो एक्सट्रैक्ट कर नहीं सकते ना, क्योंकि एलिमेंट एक्सट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब वो प्रॉफिटेबली हो सके। ठीक है, उसके एक्सट्रैक्शन में आपको मतलब जो है मुनाफा हो। क्लियर ही बात। तो अब वो ऐसे मिनरल जिनसे प्रॉफिटेबली एंड कन्वीनियंटली एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन होती है उन्हें कहते हैं ओर्स। ये जो सेकंड डेफिनेशन है ओर, पहली क्या थी, मिनरल, सेकंड क्या है, ओर। ओर क्या है, द मिनरल फ्रॉम विच द मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड आर नोन एज ओर, आर नोन एज ओर। ठीक, तो ये दो चीज़ याद रखनी है आपने, व्हाट इज मिनरल एंड व्हाट इज ओर। अब देखिए एक स्टेटमेंट आती है, ऑल द ओर्स आर मिनरल बट ऑल द मिनरल्स आर नॉट ओर। ठीक है, मतलब सभी तरह की जो मिनरल हैं वो ओर नहीं हो सकती। उसका रीज़न ये है कि ओर वही मिनरल्स होते हैं जिनमें से हम कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्शन कर सकें एलिमेंट की, उन्हें कहते हैं ओर्स कहते हैं। क्लियर हुई बात बेटे? तो ये है आपका मिनरल एंड ओर, इन दोनों का डिफरेंस। अब मिनरल एंड ओर की हम बात करें बच्चों, तो कुछ कॉमन ओर्स जो हैं जो हम यूज़ करते हैं उनकी हम बात करते हैं बच्चों। जो मिनरल या ओर हैं ये बेसिकली 4 टाइप्स में यूनिवर्स में पाए जाते हैं जिससे हम एक्सट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, 4 टाइप्स की ओर्स होती हैं।
एक होती है ऑक्साइड ओर। ऑक्साइड ओर मतलब जिसमें एलिमेंट के साथ या मेटल के साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो। जैसे एग्जांपल यहाँ पे हमने लिया है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड ओर, ठीक है। तो फर्स्ट टाइप इज ऑक्साइड ओर। सेकेंड इज हैलाइड ओर। हैलाइड ओर मीन्स इफ हैलोजन, जैसे यहाँ क्लोरीन है, halogen, chlorine, fluorine, bromine, if halogen is present with the element then it is called halide ore. And third is carbonate ore. If carbonate ion, CO3 2 negative ion, carbonate ion is present with the metal then it is called carbonate ore. And fourth is sulfide ore. Sulfide ore, if sulfur is present with the metal then it is called sulfide ore. For example zinc sulfide और जिंक ब्लेंड जिसे हम कहते हैं। तो दीज फोर टाइप्स या फोर टाइप्स ऑफ ओर आर प्रेजेंट। फर्स्ट इज ऑक्साइड ओर, सेकेंड हैलाइड ओर, थर्ड कार्बोनेट ओर, फोर्थ सल्फाइड ओर। ठीक है बेटे, ये चार तरह की ओर्स हैं जिसका हमने यहाँ पर आगे डिस्कशन करना है। अब देखिए आगे आप चल के ये स्टडी करेंगे कि जो ओर्स हैं इनमें सबसे ज़्यादा ईजिली अगर हम किसी ओर से एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं तो वो है आपकी ऑक्साइड। ठीक है, क्लियर याद रखिएगा मैं क्या कह रहा हूँ। आपके पास चार तरह की ओर हैं बट चारों का यूज़ हम चारों का करेंगे, लेकिन हम जब एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन करते हैं सबसे ईजिली जो एक्सट्रैक्शन है वो ऑक्साइड ओर से होती है। उसका रीज़न ये है कि ऑक्साइड ओर में से आपको ऑक्सीजन को हटाना है और ऑक्सीजन को रिलीज़ करने के लिए इस ऑक्साइड ओर को अगर हम कार्बन के साथ रिएक्ट करवा दें, क्योंकि कार्बन क्या होता है, चीप होता है, बहुत इजीली अवेलेबल है, सस्ता है, इसलिए हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। अगर आपकी हैलाइड ओर है, सल्फाइड ओर, कार्बोनेट ओर है, सल्फाइड ओर है, तो इनको हम क्या करते हैं पहले कन्वर्ट करते हैं। ऐसा नहीं इनसे डायरेक्टली एक्सट्रैक्शन नहीं होती है, बट बेसिकली क्या कहता है इनको कन्वर्ट किया जाता है ऑक्साइड ओर में बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड, वो हम डिस्कस करेंगे टुडे। ठीक, तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पर ये चीज़ मतलब इतना समझाना चाह रहा था कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपने जो ऑक्साइड ओर है उससे एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन जो है ईजिली हो सकती है। ठीक है, आप इजीली निकाल सकते हो ऑक्साइड ओर से। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर जो है कुछ ओर्स हैं जो आपको मैं एग्जांपल्स के तौर पर याद रखनी है। देखिए ओर्स आपको ऑब्जेक्टिव वाइज कई बार आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ जाता है नाम, तो आपने याद रखना है। आयरन की हम बात करें, ठीक है, यहाँ पे भी हमने कुछ कॉमन ओर्स लिखी हुई हैं, ऐसी और बहुत सारी ओर होती हैं। जैसे यहाँ पर पहली ओर है आयरन की ओर जो ली है वो है हेमेटाइट ओर। हेमेटाइट ओर होती है Fe2O3। Then second is magnetite. Magnetite ore is Fe3O4, and third one is iron pyrite FeS2। ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर। ठीक है, तो हेमेटाइट ओर, मैग्नेटाइट ओर, आयरन पायराइट, इन तीनों में से भी एलिमेंट की जो आयरन है उसकी एक्सट्रैक्शन बेसिकली होती है फ्रॉम आइदर हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ओर, जो पहली दो ओर यहाँ पे हमने डिस्कस की। सेकेंड इज ओर ऑफ कॉपर में क्यूपराइट Cu2O, कॉपर ग्लैंस Cu2S, मैलाचाइट होता है CuCO3 CuOH होल ट्वाइस, ये है फॉर्मूला मैलाचाइट का। बट इसमें भी कॉमन कौन सी है, क्यूपराइट है, जिससे हम एलिमेंट की एक्सट्रैक्शन करते हैं ज़्यादातर। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट इज एल्युमिनियम की ओर। एल्युमिनियम की ओर की बात करें तो एल्युमिनियम में बॉक्साइट इज़ अ वेरी कॉमन ओर ऑफ एल्युमिनियम, Al2O3.2H। तो थोड़ी देर पहले में बात था कि अगर वाटर यहाँ पे ना हो तो इसे क्या कहते हैं, उस केस में इसे हम यहाँ पे यूज़ करते हैं, कहते हैं कोरंडम कहते हैं। ठीक है, Al2O3.2H2 लग जाएगा तो बॉक्साइट कहलाएगा। बॉक्साइट इज़ वेरी कॉमन ओर फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम। एंड सेकेंड ओर ऑफ एल्युमिनियम इज क्रायोलाइट Na2AlF3, ये हैलाइड ओर है। ठीक है बेटे, तो ये है एल्युमिनियम की ओर। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह की ओर्स हैं। कुछ और कॉमन ओर है जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे लेड की बात करें तो लेड में PbS जिसे गैलिना कहते हैं। ठीक है, जिंक में जिंक सल्फाइड, जिंक ब्लेंड कहते हैं। मरकरी की HgS सिनेबार कहते हैं। सिल्वर की Ag2S अर्जेंटाइट कहा जाता है। सोडियम की NaCl रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर आपने देखा लेड की, जिंक, मरकरी, सिल्वर, इनकी सल्फाइड ओर हैं। सोडियम की हैलाइड ओर है,
तो इस तरह की अलग अलग ओर्स हैं जिसका यूज़ करते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट बाय अ सूटेबल मेथड। नेक्स्ट जो हमारा है वो है बेटा, देखिए इसके अंदर ये तो हो गई ओर्स की बात। ये क्या क्या ओर्स हैं जिसका आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट। ठीक, अब जैसे मैंने आपको शुरू में कहा था, इस चैप्टर को हमने कहा मेटलर्जी। ठीक है बेटे, मेटलर्जी मतलब कह सकते हैं, या पूरा नाम जैसे एनसीईआरटी में जनरल प्रिंसिपल प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट। बट मेटलर्जी टर्म क्या है? मेटलर्जी का मतलब होता है द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। मेटलर्जी इज अ प्रोसेस, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग अ मेटल। जितनी भी मतलब इसमें आप स्टेप यूज़ करेंगे, ऐसा तो है नहीं कि आपने उठाया, मिट्टी खोदी और निकाल दिया मेटल। बहुत सारी प्रोसेस होती हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होती हैं, ठीक है, पूरी स्टडी होती है। मेटलर्जी पर इंजीनियरिंग होती है, मेटलर्जी पर डिग्रियां हैं, अलग अलग स्टडीज़ हैं मेटलर्जी की। ठीक है बेटे, बहुत यूज़फुल है क्योंकि मेटल या एलिमेंट्स के बगैर तो कुछ बन ही नहीं सकता, हर चीज़ में आपको चाहिए मेटलर्जी। आपने सुना हो बड़ी बड़ी स्टील कंपनियाँ हैं, उनका क्या काम मेटलर्जी है, बहुत माइनिंग्स होती है, काफ़ी सारा काम इसमें होता है। तो मेटलर्जी क्या चीज़ है? मेटलर्जी द होल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग अ प्योर मेटल फ्रॉम वन ऑफ इट्स ओर इज नोन एज मेटलर्जी। अब ये जो मेटलर्जी है इसमें बेसिकली 3 स्टेप्स इन्वॉल्व, ठीक है, मतलब इसके अंदर फिर सब स्टेप्स होंगी, बट ये मेन स्टेप्स हैं मेटलर्जी की। पहली है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, और इसे ड्रेसिंग ऑफ द ओर कहते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। सेकेंड स्टेप इज आइसोलेशन ऑफ मेटल in crude state from the concentrated ore. आइसोलेशन ऑफ मेटल मीन्स जो आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज की ओर्स की, उस कंसंट्रेटेड ओर से मेटल को आइसोलेट अलग करना है, ठीक है, इन क्रूड स्टेट। और देन मेटल को प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल, मतलब जो मेटल आपको मिला है उसको और हाई प्योरिटी में कन्वर्ट करते हैं। कई जगह वेरी हाई प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, आगे चल के डिस्कस करेंगे हम इसमें। जैसे आपके जो स्पेस टेक्नोलॉजी है, या फिर आपका जो ये है क्या उसे बोलते हैं हम, जो मोबाइल वगैरह आप यूज़ करते हैं, जो कंडक्शन इसमें सेमीकंडक्टर वगैरह है, वहाँ पर प्योरिटी की जरूरत पड़ती है। तो उन केसेस में हम हाई प्योरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 स्टेप्स क्या है? फर्स्ट है कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, सेकेंड आइसोलेशन ऑफ मेटल इन क्रूड स्टेट, एंड थर्ड प्यूरिफिकेशन ऑफ क्रूड मेटल। ये 3 स्टेप्स हैं जो हमने आगे डिस्कस करनी है डिटेल में। बहुत बड़ा मतलब चैप्टर नहीं है, छोटा है, ठीक है बेटे। टर्म्स हैं, डेफिनेशन है, छोटी छोटी सी डेफिनेशंस हैं जो आपको याद रखनी है इसमें। अब स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मेथड, कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। पहली स्टेप जो है मेटलर्जी, राइट, क्लियर है बात बच्चों? तो मेटलर्जी क्या होती है याद रखना है, ओर्स किसे कहते हैं, मिनरल किसे कहते हैं, व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन मेटलर्जी क्या होती हैं, एंड आउट ऑफ दीज 3 स्टेप फर्स्ट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर। ठीक है बेटा, अब कंसंट्रेशन ऑफ द ओर और ड्रेसिंग ऑफ द ओर ये क्या है? क्या होता है कि माइनिंग होती है अलग अलग एलिमेंट्स की, तो हम कहते हैं द ओर यूजुअली ऑब्टेन आफ्टर माइनिंग इन द फॉर्म ऑफ बिग लम्प्स। ठीक है बेटा, जब मशीनरी से खुदाई होगी तो बड़े बड़े लंप की फॉर्म में, बड़े बड़े बोल्डर की फॉर्म में हमें माइंस में से ओर मिलती हैं। दीज आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस विद द हेल्प ऑफ क्रशर और ग्राइंडर। जैसे आपने देखा हो ग्राइंडर, जो ये रोड पे गिट्टियाँ पड़ती हैं, रोड बनती है, उसके लिए बड़े पत्थर होते हैं, छोटे कन्वर्ट करते हैं, वैसे ही क्रशर लगे होते हैं। उन क्रशर से उन बिग लम्प्स को स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया जाता है। देन दीज पीसेस, ठीक है बेटा, दिस पीसेस आर कन्वर्टेड इनटू अ फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ आइदर अ बॉल मिल और अ स्टैम्प मिल। ठीक, क्या किया? सबसे पहले जो बिग लम्प्स मिले थे आफ्टर माइनिंग,
उसको क्रश किया, क्रश करके स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट किया, फिर उन स्मॉल पीसेस को जो है हम आगे ले गए और हमने उसको जो है फाइन पाउडर में कन्वर्ट किया। ठीक है बेटे, ये जो प्रोसेस है फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने की, इसे कहते हैं पल्वराइजेशन कहते हैं। PULVERISATION, पल्वराइजेशन कहलाती है प्रोसेस, पल्वराइजेशन। ठीक है बेटा, तो ये छोटी जैसे मैंने कहा था पहले बेटा, इनको याद रखना है व्हाट इज पल्वराइजेशन। तो अभी हमने कंसंट्रेशन ऑफ ओर की हम बात कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया सबसे पहले माइनिंग हुई, माइनिंग से हमें क्या मिले, बिग लम्स मिले। देन दीज बिग लम्स आर कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पीसेस बाय क्रशिंग, जिसे क्रशर के थ्रू मतलब जो क्रशर होता है उसमें डाल के उसको स्मॉल पीस में कन्वर्ट किया। देन दीज स्मॉल पीसेस आर कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर विद द हेल्प ऑफ बॉल मिल और स्टैम्प मिल, पाउडर में कन्वर्ट किया, जिसे कहते हैं पल्वराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब हमें क्या मिल गया, फाइन पाउडर मिल गया। ठीक है, अब ये जो ओर्स हैं जो आपको फाइन पाउडर मिला है, इन ओर्स में क्या क्या होता है। ओर्स यूजुअली कंटेन सॉइल, सैंड, stones and other useless silicates as an impurities से present हो। क्या क्या होती है इसके अंदर बेटा, soil, sand, stones and other useless silicate। These useless impurities present in the ore are called gangue, GAUNGUE, गैंग कहते हैं, और मैट्रिक्स। अब ये अगेन इज अ डेफिनेशन, व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स, impurities present in ore are called गैंग और मैट्रिक्स। ठीक है, कौन सी impurities हैं, सॉइल है, सैंड है, सिलिकेट्स हैं, स्टोन्स हैं। these impurities remove from the ore is known as कंसंट्रेशन और ड्रेसिंग। ठीक है, ये जो इम्प्योरिटीज़ हैं इनको ओर से निकालने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन, जो हम बात कर रहे हैं, और ड्रेसिंग। एंड एक और नाम इसको दिया जाता है, उसे कहते हैं बेनिफेक्शन, BENEFACTION, बेनिफैक्शन। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, बेनिफैक्शन कहते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों। तो अब देखिए समझ में आएगा व्हाट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है वो इम्प्योरिटीज जो इजीली रिमूवेबल हैं, क्योंकि अभी हमने एक्सट्रैक्शन अलग चीज़ हो गई बेटा। एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है कि वो एलिमेंट किसी और फॉर्म में, किसी ऑक्साइड की फॉर्म में है, किसी कार्बोनेट की फॉर्म में है, मतलब किसी के साथ केमिकली रिएक्ट है, वो तो आप ऐसे नहीं कर सकते सेपरेट। ये वो हम सेपरेट निकालें चीज़ें जो हम ईजिली धो के निकाल दें। ठीक है, या फिर और अलग अलग मेथड भी बताऊंगा कैसे निकाल सकते हैं। हमने जो इम्प्योरिटीज़ ओर में प्रेजेंट हैं, जो रिमूवेबल इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको रिलीज़ कराना है, उनको निकालना है, उसे कहते हैं बेटा कंसंट्रेशन ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, बेनिफिकेशन ऑफ ओर। अब देखिए यहाँ पर अभी अभी बैठे बैठे हमने कितनी डेफिनेशन की बात की, हमने एक बात की पल्वराइजेशन। पल्वराइजेशन क्या था, स्मॉल पीसेस ऑफ ओर व्हेन कन्वर्टेड इनटू फाइन पाउडर, द प्रोसेस इज कॉल्ड पल्वराइजेशन। हमने बात की गैंग और मैट्रिक्स की, क्या है, undesirable impurities present in ore are called gangue or matrix, and these impurities are silicate, sands, soil and stones, right? then हमने बात की concentration, dressing और benefication की, क्या है, जो ये impurities present थी in the form of gangue और matrix, इनको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे कहते हैं ड्रेसिंग और बेनिफिकेशन और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। क्लियर होगी बात बच्चों यहाँ तक। अब देन हम मूव करते हैं कि व्हाट आर द मेथड टू रिमूव दीज इम्प्योरिटीज। अब ये जो मेथड यूज़ की जाती हैं, ये मेथड यूज़ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द गैंग और मैट्रिक्स एंड नेचर ऑफ द ओर। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो किस तरह की हैं और जो आपका ओर है उसका क्या नेचर है, केमिकल नेचर क्या है, ग्रेविटेशनल नेचर क्या है, उसके अकॉर्डिंगली या किस तरह की ओर है उसके अकॉर्डिंगली हम अलग अलग मेथड यूज़ करते हैं। तो वो मेथड हमने डिस्कस करनी है आपके नेक्स्ट टॉपिक में। फर्स्ट मेथड इज ग्रेविटी सेपरेशन। फर्स्ट मेथड इज ग्रेविटी सेपरेशन।
देखिए ग्रेविटी सेपरेशन मेथड क्या है। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड में हम जो प्रिंसिपल यूज़ करते हैं बेसिकली, वो प्रिंसिपल ये होता है कि दो चीज़ें हमारे पास हैं, एक हमारे पास है ओर और दूसरी है इम्प्योरिटीज प्रेजेंट इन दीज ओर, यानी गैंग और मैट्रिक्स। आउट ऑफ दीज इम्प्योरिटी वन इज मोर हैवियर देन अदर, मतलब एक ज़्यादा हैवी हो, ठीक है, दूसरों से। जैसे इसका एग्जांपल अगर मैं आपको वैसे, मतलब यहाँ पे वो चीज़ नहीं है बट समझाने के लिए बता रहा हूँ कि जैसे क्या होता है कि आपने देखा होगा कि जब आप कनक जो है इसके लिए क्या करते हैं भाई, जो ये होता है उसमें ग्रेन्स होते हैं, वो ग्रेन से अलग करते हैं, वो उसके साथ वो लाइट पार्टिकल्स होते हैं जो उसके, जिसे शायद आप भुस कहते हैं, तुड़ी कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। तो क्या करते हैं, ऊपर से गिराते हैं और एक साइड से एयर ब्लो कराते हैं, तो जो कनक है वो हैवी होती है एज़ कम्पेयर टू भुस, तो कनक सीधे नीचे आ जाएगी और लाइटर पार्टिकल उड़ के दूर निकल जाते हैं। उस तरह की प्रोसेस है। बट यहाँ पर ग्रेविटी सेपरेशन कैसे की जाती है, तो फॉर ग्रेविटी सेपरेशन हम यहाँ पर एक यूज़ करते हैं इस तरह की स्लैंट बेड का, ठीक है। इस तरह की जो है आपकी इसे कहते हैं टेबल होती है, स्लैंट टेबल होती है। इस टेबल में बीच में ऑब्स्टैकल्स लगे होते हैं और इस पर वो आप पूरी ओर जो है उसको पूरे को ले ऑफ कर देंगे, पूरी डाल देंगे, ठीक है बेटे। और उसके ऊपर से वाटर फ्लोट कराते हैं, वाटर का फ्लो कराते हैं। वाटर फ्लो कराने से क्या होता है कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, जैसे गैंग और मैट्रिक्स, यहाँ पर लाइटर हम लेते हैं, वो लाइटर पार्टिकल वाटर के साथ मिक्स होकर नीचे आ जाते हैं और जो हैवी पार्टिकल्स हैं वो बेड पे रह जाते हैं। तो ये है आपकी ग्रेविटी सेपरेशन मेथड, ठीक है। तो हम कह सकते हैं दिस सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द डिफरेंस इन द ग्रेविटी ऑफ द गैंग पार्टिकल एंड द ओर पार्टिकल, ठीक है। दोनों की ग्रेविटी का डिफरेंस देखा जाता है। और इसमें क्या करते हैं कि द पाउडर्ड ओर इज एजिटेटेड विथ वाटर और वॉश्ड विथ अ रनिंग स्टीम ऑफ वाटर। द हैवी ओर पार्टिकल्स सेटल डाउन while lighter particles of sand or clay are washed away, ठीक है, और washed away जैसे हमने यहाँ पे बात की इस तरह से निकल जाते हैं। तो ये आपका ये मतलब ग्रेविटी सेपरेशन है। इसमें बेसिकली हम यूज़ करते हैं फॉर द सेपरेशन ऑफ ऑक्साइड और कार्बोनेट ओर, जो है उनकी कंसनट्रेशन के लिए यूज़ करते हैं। जैसे बॉक्साइट है, हेमेटाइट, आयरन की जो ओर्स हैं, आयरन की ओर हमने देखी थी, ऑक्साइड ओर थी, तो ऑक्साइड और कार्बोनेट और आर यूजुअली कंसनट्रेटेड बाय यूजिंग दिस मेथड। इसमें हम इसका यूज़ करते हैं, इस मेथड का यूज़ करते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों? तो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है वाटर कंसनट्रेशन। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बट लेकिन कंसनट्रेशन क्या होती है, हमने डेफिनेशन बताई, वो आपको याद रखना। नेक्स्ट मेथड जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड है फॉर द कंसंट्रेशन और ट्रेसिंग ऑफ द ओर, इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन मेथड में, ठीक है, हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ डिस्कस क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मेटलर्जी की जो पहली स्टेप थी कंसंट्रेशन ऑफ ओर और ड्रेसिंग ऑफ ओर। तो व्हाट आर द डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ मेटल और ओर इन मिनरल, या फिर आप कह सकते हैं जो ओर्स हैं उसकी कंसंट्रेशन कैसे बढ़ाई जाए। तो जो आपका ये सेपरेशन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन जो है ये मेथड हम तब यूज़ करते हैं जब आपके पास जो ओर है, ठीक है, उसमें किसी एक का मैग्नेटिक नेचर, क्या कहते हैं, व्हेन वन कंपोनेंट आइदर द ओर और इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक इन नेचर, ठीक है। दिस मेथड कैन बी यूज फॉर सेपरेशन, मतलब जहाँ पर आइदर ओर और द इम्प्योरिटीज उनमें से किसी एक का मैग्नेटिक नेचर हो। मैग्नेटिक सेपरेटर कंसिस्ट ऑफ अ बेल्ट मूविंग ऑन टू रोलर, जो यहाँ पे आप दो रोलर देख रहे हैं, वन ऑफ विच इज स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। जैसे ये वाला यहाँ पर हमने मैग्नेट लिया हुआ है, इसके अंदर ये इलेक्ट्रोमैग्नेट भी आप इसे बना सकते हैं। मतलब कई बार जैसे आपने देखा होगा स्कूटर में डायनामो नहीं लगा होता कि उसमें मैग्नेटिज्म, मतलब रोटेट करता है तो मैग्नेट क्रिएट करता है, लाइंस वगैरह का आप फ्लक्स वगैरह फिजिक्स में पढ़ते हैं, उस तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेट भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें क्या करते हैं कि जो पाउडर्ड ओर है उसको यहाँ से
ड्रॉप करते हैं ऑन द बेल्ट। यहाँ पर एक फनल सा लगा होता है, उससे पाउडर ओर को ड्रॉप करते हैं। ये इस बेल्ट पर रोटेट करता है, रोटेट करके यहाँ पर इस तरह से आएगा। जब ये इसके साथ यहाँ नीचे घूम के आएगा तो अब देखिए आपका, जैसे यहाँ पर हमने गैंग एंड ओर जो है वो मैग्नेटिक ली हुई है, तो ओर क्या होगी, क्योंकि मैग्नेटिक है इससे स्टिक हो जाएगी, और स्टिक होकर जब सीधा ये रोटेट करेगा गिरेगी नहीं। गिरेगा क्या, जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं वो सीधा नीचे आ जाएगा। भाई जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है वो जैसे ही रोलर घूमेगा सीधा नीचे आ जाएगा, और जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो तो इससे अटैच हो गया, वो थोड़ा दूर जाके गिरेगा। जैसे यहाँ पे मैग्नेटिक और आर इधर आ रही है और इधर आपको गैंग मिल रहा है, तो इस तरह की मेथड यूज़ करते हैं। इसे कहते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहते हैं। तो सिंपली दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल है कि आइदर द ओर और द इम्प्योरिटी इज मैग्नेटिक इन नेचर, दोनों में से किसी में एक में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए, तभी हम इस प्रोसेस का यूज़ करते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का। मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड, ठीक है, स्पेशली यूज़ की जाती है जो आयरन की ऑक्साइड हैं, क्योंकि आयरन शोज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो हम आयरन की जो ऑक्साइड हैं उसके लिए बेसिकली मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड यूज़ करते हैं। ठीक है बेटे, या जहाँ पे भी आप जिसमें भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो उसका आप यूज़ यहाँ पे कर सकते हैं। टिन है, टिन की भी SnO2 टिन ऑक्साइड, ये भी मैग्नेटिक सेपरेशन से यूज़ की जाती है। एंड थर्ड मेथड इज़ फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रोथ फ्लोटेशन। ठीक है, फ्रोथ क्या होता है, फ्रोथ मीन्स झाग, ठीक है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये प्रोसेस इज़ एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस फॉर सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, एंड ऑब्जेक्टिव में भी। वैसे आप ये पहले डिस्कस थोड़ा पढ़ चुके हैं, बट यहाँ डिटेल में हम पढ़ेंगे व्हाट इज फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कब यूज़ करते हैं, व्हेन योर ओर इज सल्फाइड। ठीक है, ये मेथड सबसे पहली चीज़ क्या याद रखनी है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज्ड व्हेन ओर इज अ सल्फाइड ओर। सल्फाइड ओर किसे कहते हैं, जिसमें सल्फर लगा हो, जैसे ZnS जिंक सल्फाइड, जिसे हम जिंक ब्लेंड कहते हैं, राइट। तो ये मेथड जो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है, इट इज़ स्पेशली यूज फॉर सल्फाइड ओर। ठीक है, अब ये जो मेथड है, कहते हैं दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी विद द फ्रोथिंग एजेंट एंड वाटर, राइट। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल, क्या है, प्रेफरेंशियल वेटिंग प्रॉपर्टी विद द फ्रोथिंग एजेंट एंड वाटर। अब सुनिए ध्यान से एक बार, क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर जो मिनरल है, या सॉरी जो ओर है और जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनमें से जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो वेट, गीली होंगी बाय वाटर, एंड जो आपकी सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर है इसलिए मैं सल्फाइड ओर की बात की, वो वेट होगी बाय द हेल्प ऑफ पाइन ऑयल। यहाँ पर पाइन ऑयल जो है इसको हम यूज़ करते हैं एज अ फ्रोथिंग एजेंट, यानी कि जो झाग बनाएगा। ठीक है, तो पाइन ऑयल जो है इसको कहते हैं फ्रोथिंग एजेंट। यहाँ पर होता है सोडियम इथाइल जेंथेट, XANTHAT जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंटेट, इसको यूज़ करते हैं, जिसको हम कहते हैं फ्रोथिंग एजेंट कहते हैं। क्लियर हुई बात बच्चों। अब यहाँ पर ये पूरा सेटअप आप देख रहे हैं, इस तरह का सेटअप होता है। इस सेटअप में हमने यहाँ पे एक टैंक लिया हुआ है, इस टैंक में एक पाइप यहाँ पे बिछाई हुई है, इस पाइप में स्मॉल स्मॉल होल्स हैं और यहाँ से एयर ब्लो कराते हैं, राइट। और इसके अंदर आप क्या करेंगे, यहाँ पर वाटर लिया है, वाटर के साथ पाइन ऑयल को लिया है हमने एज अ फ्रोथिंग एजेंट। ठीक है, क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास अगर सोप का सॉल्यूशन है, भाई आपने पानी लिया, उसमें थोड़ा सा क्या किया, डाल दिया सर्फ, और उसमें अगर आपने मान ली किसी स्ट्रॉ से जो है उसमें हवा पास कराई, तो क्या होगा, उसमें फ्रोथ झाग बन जाएगा। वैसी सेम चीज़ यहाँ है, यहाँ से हम एयर ब्लो कराते हैं, पाइन ऑयल प्रेजेंट होने की वजह से इसमें फ्रोथ फॉर्म होता है। अब हमने क्या बात की थी अभी, कि जो आपका यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ हैं वो वेट होंगी बाय वाटर, तो उसने पानी ने उनको गीला किया, और जो फ्रोथ फॉर्म हुए, झाग बना, क्योंकि वो पाइन ऑयल का था, और पाइन ऑयल किसको वेट कर रहा है, आपकी ओर को, तो वो ओर जो है उसके साथ झाग के साथ स्टिक होकर क्या हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे, और इनको यहाँ से सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है बेटे, ये प्रोसेस पूरी होती है। तो क्या कहते हैं, द पाउडर्ड ओर
is added to water containing pine oil. पाइन ऑयल क्या है? पाइन ऑयल यहाँ पे है फ्रोथिंग एजेंट कहलाता है। एंड सेकेंड इसमें जो मैंने कहा था सोडियम इथाइल जेंथेट, इसको भी यूज़ किया गया है। यहाँ पे एक चीज़ और लिख लिए, सोडियम इथाइल जेंथेट, सोडियम इथाइल जेंथेट इसका यूज़ किया गया। इसे कहते हैं कलेक्टिंग एजेंट। एक ने बनाया झाग, एक ने अपने साथ अटैच किया, दो चीज़ डाली हमने, पाइन ऑयल एंड सोडियम इथाइल जेंथेट इज अ कलेक्टिंग एजेंट। ठीक है। अब यहाँ और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रेसॉल, एनालिन, इसको भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और ये यूज़ होते हैं एज अ फ्रोथ स्टेबलाइज़र, मतलब स्ट्रेसॉल हो गया, एनालिन हो गया। एनालिन आपको पता है बेंजीन के ऊपर लगा होता है NH2। स्ट्रेसॉल क्या होता है? बेंजीन के साथ 2 CH3 हो और मेटा पैरा पे, तो उसे स्ट्रेसॉल कहते हैं। इसको यूज़ करते हैं एज अ फ्रोथ स्टेबलाइज़र। ठीक है। उसके बाद यहाँ क्या करते हैं, स्टीम ऑफ एयर, अ विगरस स्टीम ऑफ एयर इज नाउ पास थ्रू विच thoroughly agitate the mixture and dispose the oil into colloidal size particle। ठीक है बेटा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये ड्रॉपलेट के साथ गैंग अटैच हो जाएगा, ओर अटैच हो जाएगा, और जो आपके गैंग है वो पार्टिकल नीचे सिंक होकर बॉटम में सेटल डाउन हो जाएगा। क्लियर हुई बात यहाँ तक? तो ये है बेटा, इसे कहते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कहते हैं। अब इसमें एक जो है चीज़ और यूज़ की जाती है, कहते हैं सम टाइम डिप्रेसेंट आर यूज्ड टू प्रिवेंट certain type of particles from forming the froth with the bubble। ठीक है बेटे, मतलब एक एडिशनल कंपाउंड और ऐड किया था, जिसे क्या कहते हैं, डिप्रेसेंट। कई बार पूछते हैं व्हाट आर डिप्रेसेंट, तो डिप्रेसेंट क्या है, यूज टू प्रिवेंट सर्टेन टाइप ऑफ पार्टिकल फॉर्मिंग द फ्रोथ विद द बबल। जैसे इसमें आप जैसे अगर गैलिना और यूज़ करें ZnS, तो सोडियम साइनाइड यूज़ करते हैं एज अ डिप्रेसेंट। सोडियम साइनाइड NaCN क्या करता है, NaCN जिंक सल्फाइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेता है, जिससे उसे फ्रोथ फॉर्म नहीं करने देता। मतलब फ्रोथ फॉर्म कौन करेगा, पाइन ऑयल, क्योंकि वो फ्रोथिंग एजेंट है। तो जो दूसरी इम्प्योरिटी मतलब और है, वो जो है झाग ना बनाने पाए, इसलिए हम क्या ऐड करते हैं बेटा, इसमें हम ऐड करते हैं डिप्रेसेंट, DEPRESANTS, डिप्रेसेंट इन केस ऑफ जिंक सल्फाइड और गैलिना। ठीक है बेटा, अगर गैलिना आप यूज़ कर रहे हैं एज अ ओर, तो उसमें हम डिप्रेसेंट किसको यूज़ करते हैं, हम डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं सोडियम साइनाइड को, बिकॉज सोडियम साइनाइड फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स विथ ZnS और फ्रोथ फॉर्म नहीं करने पड़ता। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस का। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में कई सारी चीज़ें आपको बता दी मैंने, याद रखना है। फ्रोथिंग एजेंट क्या होता है, जो है आपका पाइन ऑयल। कलेक्टिंग एजेंट क्या है, सोडियम इथाइल जेंथेट है। ठीक है। वेट कौन होगा, ऑयल से वेट होगा आपका और वाटर से वेट होगा आपका जो गैंग और मैट्रिक्स है। गैंग मैट्रिक्स होगा सेटल डाउन आफ्टर पासिंग एयर और फार्मिंग फ्रोथ। ठीक है। दूसरा इसमें डिप्रेसेंट यूज़ करते हैं। डिप्रेसेंट क्या करते हैं, कई बार जो आपके ओर्स हैं वो भी झाग बना सकते हैं, फ्रोथ फॉर्म कर सकते हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए इसमें हम डिप्रेसेंट ऐड करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए सोडियम साइनाइड NaCN का यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट फॉर्मिंग फ्रोथ बाय ZnS और जिंक सल्फाइड, तो वहाँ पे भी इसका यूज़ किया जा सकता है। क्लियर हुई बात बच्चों? तो ये थी आपकी फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट थी, इसलिए हमने इतना टाइम इसके ऊपर दिया। नेक्स्ट फोर्थ इज लीचिंग। देखिए लीचिंग जो है ये एक केमिकल सेपरेशन मेथड है, केमिकल सेपरेशन मेथड है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर सेपरेटिंग एलिमेंट फ्रॉम इट्स ओर। लीचिंग जो है होती क्या है, कहते हैं इट इन्वॉल्व्स ट्रीटमेंट ऑफ द ओर with a suitable reagent as to make it soluble while impurities remains insoluble।
जो प्रिंसिपल इसके पीछे वो क्या है बेटा लीचिंग में, इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ द ओर विथ अ सुटेबल रिएजेंट। अभी हम डिस्कस करेंगे कैसे बनाया। ठीक है, आपने क्या करना है, जो ओर है उसको एक रिएजेंट के साथ रिएक्ट करवाना है, और रिएक्ट करवाने से क्या होगा कि जो आपकी ओर है उसका एक कॉम्प्लेक्स बनेगा, सॉल्युबल बन जाएगा, और जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो क्या होंगी, इनसॉल्युबल रह जाएंगी। ठीक है बेटा, और इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज़ जो है उसको हम क्या करते हैं, फिल्टर करके सेपरेट कर देते हैं। इम्प्योरिटीज़ जो है, जैसे यहाँ पर इम्प्योरिटीज़ केमिकल एंटिटीज़ नहीं होनी चाहिए, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसी इम्प्योरिटीज़ होनी चाहिए। ठीक है बेटा, क्योंकि इम्प्योरिटीज़ को आपने रिएक्ट नहीं कराना है। तो सबसे पहली चीज़, व्हाट इज़ लीचिंग, इट इन्वॉल्व ट्रीटमेंट ऑफ ओर विथ अ सुटेबल रिएजेंट टू मेक इट सॉल्युबल वाइल इम्प्योरिटीज़ रिमेन्स इनसॉल्युबल। इम्प्योरिटीज़ रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। अब लीचिंग जो है इसके लिए कहाँ कहाँ यूज़ करनी है, तो यहाँ पर दो हम केसेस लेंगे। पहला है लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइट ओर। लीचिंग ऑफ एल्यूमिना, देखिए एल्यूमिना किसकी ऑक्साइड थी, एल्युमिनियम की ऑक्साइड थी। ठीक है, Al2O3 ये है आपकी एल्यूमिना, जिसे कोरंडम भी हमने कहा था। ठीक है, आपने इसकी लीचिंग करानी है, किससे, बॉक्साइट ओर से। ठीक है बेटे, अब ये जो बॉक्साइट ओर है ये क्या है, देखिए ये है आपके पास Al2O3.2H2, ये है एल्युमिनियम की ओर बॉक्साइट ओर। हमने डिस्कस भी किया था कि एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन हम बॉक्साइट ओर से करेंगे। ठीक है, बॉक्साइट ओर कंटेन फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका एज एन इम्प्योरिटी। क्या क्या चीज़, इट कंटेन फेरिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड मतलब आयरन की ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड एंड सिलिका, सिलिका मीन्स जैसे ये SiO2 सिलिका मिट्टी एज एन इम्प्योरिटी। ठीक है बेटा, ये इम्प्योरिटीज़ जो हैं इनको आपने यहाँ रिमूव कराना है। कहते हैं व्हेन पाउडर्ड ओर इज डाइजेस्टेड विथ aqueous solution ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड ये 45% सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, at about 200 degrees Celsius and under a pressure of 35 to 36 bar। हाई प्रेशर है, टेम्परेचर 200 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है बेटे, द एल्यूमिना डिजॉल्व फॉर्मिंग सोडियम एल्यूमिनेट, फॉर्मिंग सोडियम, दिस इज कॉल्ड सोडियम एल्यूमिनेट। ठीक है बेटे, वाइल फेरिक ऑक्साइड जो Fe2O3 एज इम्प्योरिटी था, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 which is also as an impurity remains as insoluble part। ठीक है, तीन इम्प्योरिटीज मैंने बात की थी आपसे इसमें, फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, टाइटेनियम ऑक्साइड TiO2 एंड सिलिकॉन ऑक्साइड या सिलिका SiO2। आउट ऑफ दीज थ्री इम्प्योरिटीज दो जो हैं वो इनसॉल्युबल हैं, लेकिन सिलिका जो है ये भी सॉल्युबल सिलिकेट फॉर्म करती है, सोडियम सिलिकेट बनाएगी। इस तरह से SiO2 रिएक्ट विथ 2NaOH, Na2SiO3, ये बन गया सोडियम सिलिकेट प्लस वाटर। ठीक है, तो इस तरह से ये भी सॉल्युबल बनेगा। अभी देखेंगे इसको भी हमने सेपरेट करना है, इसके लिए भी आगे हम देखेंगे कैसे सेपरेट कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखिए सिंपली क्या याद रखना है आपने, आप कर रहे हैं लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड ओर। हमने बॉक्साइड ओर ली, बॉक्साइड ओर में तीन इम्प्योरिटीज़ थी, फेरिक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड, सिलिका। ठीक है, हमने क्या किया, इसको ट्रीट किया, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस सोल्यूशन 45% एक्वस, इसको पास कराया 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर 35 टू 36 बार प्रेशर पर, तो ये फॉर्म हो गया सॉल्युबल सोडियम एल्यूमिनेट फॉर्म कर गया। जो आपकी टाइटेनियम ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड की इम्प्योरिटीज़ थी वो इनसॉल्युबल हो रह गई, और सिलिका जो है वो भी डिजॉल्व हुआ और उसने फॉर्म किया सोडियम सिलिकेट। क्लियर यहाँ तक बात। अब आपके पास जो सॉल्यूशन है उसमें दो चीज़ें हैं। ठीक है, द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम एल्यूमिनेट इज फिल्टर्ड, ये जो आपका ये वाला है इसको फिल्टर करेंगे। इट ऑल्सो कंटेन सोडियम सिलिकेट एंड फ्री सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो आपका फ्री स्टेट में हो जाएगा। द फिल्ट्रेट इज न्यूट्रलाइज बाय पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस।
जो आपका फिल्टर करने के बाद लिक्विड बनेगा बचेगा, क्योंकि आपके पास जो दो इनसॉल्युबल चीज़ थी वो तो फिल्टर से बाहर हो गई, आपको मिल गया लिक्विड। उस लिक्विड में आपके पास क्या क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट है, Na2Si सोडियम सिलिकेट है, और कुछ NaOH है जो आपका फ्री स्टेट में रह गया। ठीक है, इसको आपने क्या किया, जो आपको फिल्ट्रेट मिला यानी कि जो आपको लिक्विड मिला आफ्टर फिल्ट्रेशन, वो लिक्विड आपने देन क्या किया बेटा, उसको पास कराया, न्यूट्रलाइज करने के लिए उससे पास कराई कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराई तो क्या बन गया, हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड गेट प्रेसिपिटेटेड, इसकी बन गई प्रेसिपिटेट। क्लियर हुई बात बच्चों, इसकी जो आपको निकालना था Al2O3.XH2, ये आपको प्रेसिपिटेट की फॉर्म में मिल गया। अब यहाँ पर हमारे पास इस सॉल्यूशन को, ये जो आपका प्रेसिपिटेट है, प्रेसिपिटेट, इसको फिर हमने क्या किया आगे, ठीक है बेटे, देन उसके बाद हीट किया अबाउट 1200 डिग्री सेल्सियस पर, और इससे वाटर के मॉलिक्यूल सेपरेट हो गए और हमें क्या मिल गया, Al2O3, ये हमें एज अ प्योर मिल गया। ठीक है बेटे, इस प्रोसेस को बेयर्स प्रोसेस भी कहते हैं। खैर आपको ये इसकी मतलब मैंने नाम के लिए आपको बता दिया, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड बेयर प्रोसेस, बट आप याद नहीं भी रखेंगे तो कोई इशू नहीं है। तो ये है बेटा, इसे कहते हैं लीचिंग की पहली मेथड, लीचिंग ऑफ एल्युमिनियम फ्रॉम बॉक्साइड ओर। आपको क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि एक्सप्लेन लीचिंग ऑफ बॉक्साइड ओर, ठीक है, तो वहाँ पे आपको पूरी प्रोसेस मेंशन करनी होगी, पूरा स्टेप्स लिखना होगा। ये है बेटा लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड ओर, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड जो इसकी है वो है बेटा लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, मतलब सिल्वर एंड गोल्ड जो है उसकी भी लीचिंग की जाती है, यानी उसको भी आप इस मेथड सेपरेट कर सकते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नेटिव ओर, ठीक है, और सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटीट ओर बाय लीचिंग। ठीक है, तो एक्सट्रैक्शन गोल्ड और सिल्वर की हम इस मेथड से लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। बेटा लीचिंग हम डिस्कस कर रहे थे, तो लीचिंग मैंने आपसे क्या कहा था कि इट इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ ओर विद अ सुटेबल रिएजेंट एज टू मेक इट सॉल्युबल वाइल इम्प्योरिटीज रिमेन्स इनसॉल्युबल। जैसा हमने पिछले केस में देखा था लीचिंग ऑफ एल्यूमिना फ्रॉम बॉक्साइड और में हमने देखा था कुछ इम्प्योरिटीज़ थी, इम्प्योरिटीज़ क्या रही, इनसॉल्युबल रही। वैसे ये है लीचिंग ऑफ सिल्वर और गोल्ड। देखिए नॉर्मली क्या होता है, सिल्वर एंड गोल्ड जो है ये नेटिव ओर्स, जो उनकी नेटिव ओर्स की हम बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये रिएक्टिव नहीं होते, तो ये नॉर्मली कंबाइन स्टेट में नहीं होते, नेटिव स्टेट्स में होते हैं, लेकिन फिर भी इसमें जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं उनको सेपरेट करने के लिए इनको हम एक्सट्रैक्शन प्रोसेस या इस तरह की कंसंट्रेशन प्रोसेस के थ्रू पास कराते हैं। जैसे जबकि जैसे आप सिल्वर की बात करें, सिल्वर की तो फिर भी ओर होती है, हमने बात की थी, एक सिल्वर की ओर होती है अर्जेंटाइट Ag2S जिसे हम कहते हैं अर्जेंटाइट, इस ओर से हम सिल्वर को सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन आप नेटिव ओर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्या है जो लीचिंग ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड में, कि गोल्ड एंड सिल्वर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम देयर नेटिव ओर और सिल्वर फ्रॉम अर्जेंटाइट ओर, ठीक है, बाय लीचिंग प्रोसेस। अब इसमें क्या करना होता है कि जो फाइनली पाउडर्ड अर्जेंटाइट ओर और नेटिव ओर है, ओर पार्टिकल हैं सिल्वर के या फिर गोल्ड के पार्टिकल्स हैं, उसको हम ट्रीट करते हैं विथ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साइनाइड। डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम साइनाइड, यहाँ पर कंसनट्रेशन की जो है वो 0.5% रखनी होती है, ठीक है, एंड पोटेशियम साइनाइड वाइल अ करंट ऑफ एयर इज कंटिन्यूसली circulated. As a result, silver and gold dissolve by forming respective complex compound form कर लेते हैं। The impurities remains unaffected, these are filtered off, उसको फिल्टर के बाहर कर देंगे। जैसे देखो ये सिल्वर है, ये सोडियम साइनाइड है, इसके साथ इसका हमने सॉल्यूशन लिया हुआ 0.5%, सोडियम और पोटेशियम साइनाइड कोई सा भी ले सकते हैं, ठीक है, एयर पास करा रहे हैं, तो ये बन गया आपको सोडियम, इसे क्या कहते हैं, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट। ये कॉम्प्लेक्स नेम है, आगे चल के आपको चैप्टर आएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वहाँ पे ये नेमिंग समझ में आएगी कि इसको ऐसे नाम क्यों लिखा जाता है, ठीक है। ये IUPAC नेमिंग है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट
और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये सॉल्युबल बन गया। या फिर अगर आपके पास मान लो अर्जेंटाइट और है तो इसको भी रिएक्ट करा सकते हैं, ये भी फॉर्म करेगा वही सेम चीज़, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटाइट, साथ में Na2S फॉर्म करेगा। जो Na2S फॉर्म होता है, ये Na2S जो है आगे ऑक्सीडाइज होकर Na2SO4 फॉर्म कर लेता है। ठीक है बेटे, देखो यह रिएक्शंस याद करना ऐसे आसान है कि ये आपने लिया सिल्वर के लिए, ऐसे सेम गोल्ड के लिए, बाकी सब सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। 8 NaCN 8 NaCN, O2 O2, H2O H2O, ठीक है सेम चीज़ है। यहाँ क्या बना था, 2 NaCN, यहाँ क्या बनाना है आपने 4 NaCN वैलेंसी वाइज। तो AuCN2 प्लस वॉलेंस, यहाँ बन जाएगा सोडियम साइनो एल्यूरेट कहेंगे, ये भी सॉल्युबल है। तो इस तरह से कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। अच्छा, ये कॉम्प्लेक्स आगे हम क्या करते हैं, फिर जो कॉम्प्लेक्स बना है Ag और Au इज रिकवर्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल लाइक जिंक। आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे यहाँ हमने जिंक के साथ इसको ट्रीट किया है, NaAg से जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिंक के साथ, जिंक इस सिल्वर को रिप्लेस करेगा, सिल्वर बाहर आ गया, जिंक अंदर अटैच हो गया और इस तरह से आपका सिल्वर सेपरेट हो गया। ऐसे ही गोल्ड के सेम रिएक्शंस हैं, कोई फ़र्क नहीं है, दोनों रिएक्शन आप अलग अलग भी ले सकते हैं। पहली स्टेप ये है, ठीक है, यहाँ पर हम दो ले सकते हैं, एक और लिया, एक नेटिव और ली है। गोल्ड के लिए तो नेटिव और ही होगी, और दोनों बाद में हमने ट्रीट करवाया किसके साथ, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जिंक के साथ। अच्छा, ये जो एक्सट्रैक्शन है, लीचिंग प्रोसेस है सिल्वर एंड गोल्ड के लिए, इसमें हम यहाँ पर बात करें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, ये साइनाइड प्रोसेस कहलाती है, इन्वॉल्व बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। मतलब ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव पर्पज़ के लिए आपको काम आएगा कि इसमें ऑक्सीडेशन भी हुई है, रिडक्शन भी हुई है। जैसे फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स, जो पहली स्टेप में कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ था, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ साइनाइड कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑफ गोल्ड, वाइल रिकवरी बाय द एडिशन ऑफ जिंक इन्वॉल्व रिडक्शन ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई गोल्ड की, यहाँ रिडक्शन हुई, ऐसी सेम सिल्वर के लिए। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड बाय साइनाइड प्रोसेस, क्या पूछते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव में आपको दे सकते हैं, तो यहाँ याद रखिएगा, इट इन्वॉल्व्स बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन कहाँ पे हुई, जब आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हुआ, रिडक्शन कब हुई, जब आपने इसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ रिएक्ट करवाया। तो इस तरह से आप जो है एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं सिल्वर और गोल्ड की, सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ा सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था जिसमें हम बात कर रहे थे अलग अलग मेथड विच इन्वॉल्व ड्रेसिंग ऑफ द ओर और कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जो पहले स्टेप थी। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक हम करेंगे, जो सेकंड मेटलर्जी की सेकंड स्टेप है, एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ क्रूड मेटल, ठीक है। तो ये पहली स्टेप थी, इसके बाद सेकंड पर मूव करेंगे और उसमें देखेंगे किस तरह से चीज़ें की जाती हैं, क्या प्रोसेस इन्वॉल्व